नमस्कार। अधिकांश भारतीय निवेशक पूरी तरह से भारतीय इक्विटी शेयर बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसलिए उन्हें वहां उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट रहना पड़ता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास के कारण कई अन्य ऐसी सुविधाएं विश्व भर के निवेशकों के लिए उपलब्ध हो गई हैं, जिन्होंने उन्हें बहुत बेहतर और निरंतर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। और चिंता ना करिए, मैं क्रिप्टो की बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी सुविधाओं की जानकारी साझा करने वाला हूं, जो वैश्विक निवेशकों के पास है, लेकिन भारतीय निवेशक उनसे वंचित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो पहली सुविधा जो भारतीय निवेशकों के पास उपलब्ध नहीं है, वह है वैश्विक बाजारों और उपकरणों तक व्यापक पहुंच। अधिकांश विकसित बाजार अपने रिटेल निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर वैश्विक स्टॉक, ईटीएफ और अन्य संपत्तियों तक आसान, सस्ता और सीधा एक्सेस प्रदान करते हैं। भारत में विदेशों में प्रत्यक्ष रिटेल निवेश आरबीआई द्वारा निर्धारित एलआरएस की सीमा से बाधित है, जो एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा विदेश भेजे जाने वाले कुल राशि को सीमित करता है। हालांकि दूसरे मार्ग मौजूद हैं, जैसे भारतीय म्यूचुअल फंड या विशिष्ट ब्रोकर टाई अप के माध्यम से निवेश, लेकिन वैश्विक प्रतिभूतियों की एक विशाल श्रृंखला में प्रत्यक्ष कम लागत वाला कारोबार अमेरिका या यूरोपीय बाजार जितना सहज या व्यापक नहीं है। एडीआर, जीडीआर जैसे उत्पाद भारतीय कंपनियों को विदेशों में सूचीबद्ध होने की अनुमति देते हैं, लेकिन भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए घरेलू ब्रोकरेज ढांचे के भीतर वैश्विक शेयरों के विदेशी समकक्षों का आसानी से कारोबार करने की व्यवस्था पूरी तरह से अभी तक विकसित नहीं हुई है। आइए मैं आपको कुछ ग्राफ दिखाता हूं, जो उन अवसरों के परिणाम को उजागर करती है जिसमें भारतीय निवेशक वंचित हैं। ये ग्राफ दिखाता है जो पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में लिस्टेड सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं उसमें। आप देख सकते हैं यूएस यानी अमेरिका में 33 कंपनियां हैं। 50 में से सबसे बड़ी कंपनियों में से दुनिया की लिस्टेड कंपनीज में से 33 अमेरिका की हैं, 5 चाइना की हैं और बाकी फिर हर देश की एक-एक, दो-दो कंपनी है। भारत की केवल एक कंपनी है और वो कंपनी कौन सी है? रिलायंस। रिलायंस 50 कंपनियों में से 46वें नंबर पर आती है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो जो है वो करीब 275 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जबकि जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है करीब-करीब 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की। मतलब रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी का केवल 5.5% ही है। यानी मोटे तौर पे 19-20 रिलायंस एक साथ जुड़ जाएँ, तब जाके उस सबसे बड़ी कंपनी के बराबर आ पाएँगी। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा मार्केट ऐसा है जिसमें भारतीय निवेशक होने के कारण आप निवेश ही नहीं कर पाते हो। आप अगर सबसे बड़ी कंपनी में एनवीडिया में निवेश करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड के इसके उसके तरीके से करोगे 100 दिक्कतें रहती हैं। आप डायरेक्टली निवेश नहीं कर सकते। दूसरा ग्राफ देखिए, ये क्या दिखाता है? ईयर टिल डेट रिटर्न्स, मतलब 2025 में 1 जनवरी से लेके अभी 14-15 नवंबर तक के जो शेयर मार्केट ने रिटर्न दिए हैं वो दिखा रहा है। ये टॉप 10 इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की उसका। भारत का है सबसे नीचे 3.5% का रिटर्न। अमेरिका 15.5 दूसरे नंबर पे। उसके बाद अधिकतर जो है 20 से 20-25 परसेंट रिटर्न। चाइना 37% रिटर्न। इटली 47% रिटर्न 11 महीने में भी। तो आप देख रहे हो, आपके पास क्योंकि बाहर आप इटली में निवेश करना चाहो नहीं कर सकते आप निवेश। आप इंडिया में कर सकते हो, इंडिया में आप 3.5% का निवेश करा। अधिकतर निवेशक जो हैं, उनका जो 11 महीने पहले पोर्टफोलियो का साइज़ था, वो 1% भी नहीं बढ़ा 11 महीने में। समझ रहे हो आप? आपने एफडी में जमा कर दिया तो भी कम से कम 6-7% बढ़ गया होता। शेयर मार्केट में रहते हुए 1% भी नहीं, रिटर्न नहीं मिला है। तो कितना बड़ा नुकसान पिछले 1 साल में इस कमी के कारण भारतीय निवेशकों को हुआ है। ठीक है, अब इसको कुछ उनसे समझने की एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक अमेरिकी निवेशक एक सामान्य ब्रोकरेज खाते के माध्यम से एनवीडिया के शेयरों में या यूरो स्टॉक्स 50 को ट्रैक करने वाले ईटीएफ को खरीद लेता है।
वो उसको उतनी आसानी से खरीद सकता है, जितनी आसानी से मान लीजिए वो एप्पल का एक स्टॉक खरीदता है। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय निवेशकों की बात करें, तो भारतीय निवेशकों को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें एलआरएस की सीमाएँ, जटिल टैक्स फाइलिंग, घरेलू ब्रोकरों तथा प्रमुख वैश्विक एक्सचेंजों के बीच सीधे निर्बाध एकीकरण की कमी शामिल है। यह भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं होने वाले उच्च विकास वाले क्षेत्रों या भौगोलिक स्थानों तक आसान, समय पर और विविध पहुंच को रोकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट मान लीजिए आप किसी तरीके से आपने इन्वेस्ट करने की तरीका किसी तरीके से कर भी लिया वहाँ से किसी और ब्रोकर के थ्रू। मान लीजिए कि गूगल का स्टॉक एकदम से गिर गया आज, आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से पैसा वहाँ पे भेजोगे करने के लिए, वो 3 दिन में जाके पैसा पहुँचेगा, तब तक जो गिरा था वो वापस संभल चुका होगा। ठीक है? तो ये एक नुकसान। एक और उदाहरण देखते हैं। कई अमेरिकी प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कुछ ही क्लिक में वैश्विक बॉन्ड या फिर ईटीएफ जैसे कि कमोडिटी के ईटीएफ जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, इनमें निवेश की अनुमति देते हैं। भारतीय शेयर बाजार में मुख्य रूप से घरेलू इक्विटी और म्यूचुअल फंड तक ही सीमित है। ठीक है? अगर आप करना चाहो पैलेडियम में, प्लैटिनम में, कॉपर के ईटीएफ में निवेश आप नहीं कर सकते इंडिया में बैठ के। ठीक है? चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, मतलब अमेरिकी कंपनियों को पीछे छोड़ देती तेज़ी से बढ़ रही हैं। आप उनमें निवेश करना चाहो नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत बड़ा चीज़ है जो नुकसान हो रहा है भारतीय निवेशकों को। आगे बढ़ते हैं। अगली जो सुविधा है, वो है मजबूत और गहरा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार जो कि भारतीय जो निवेशक हैं उनके लिए मौजूद नहीं है। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से अमेरिका में एक विशाल और अत्यधिक तरल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार है, जो अक्सर आकार और गहराई में इक्विटी शेयर बाज़ार को चुनौती देता है। यह कंपनियों को फाइनेंस का एक विश्वसनीय गैर बैंक स्रोत और निवेशकों को एक विविध कम जोखिम वाला एसेट क्लास प्रदान करता है। भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार अपने इक्विटी बाजार की तुलना में काफ़ी कम गहरा है, कम तरल है और खुदरा निवेशकों के लिए कम सुलभ भी है। कंपनियां मुख्य रूप से कर्ज के लिए बैंकों पर निर्भर रहती हैं। यह स्थिर रिटर्न चाहने वाले खुदरा निवेशकों के लिए वैकल्पिक निवेश विकल्पों को सीमित करता है और निगमों के लिए फंडिंग के रास्तों को प्रतिबंधित करता है। देखिए कुछ प्लेटफॉर्म आ चुके हैं इंडिया में भी, जैसे मान लीजिए गोल्डन पाई, ग्रिप, इंडिया बॉन्ड्स, बॉन्ड बाजार, बिड। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी, ये चाहे कुछ भी क्लेम करें, अगर आप लेके देखोगे आपको मालूम चलेगा लेना आसान है, ठीक है आप खरीद लोगे, लेकिन जब आप इसको बेचने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आज पैसे चाहिए आपने आज के आज बेच दिया। उसमें टाइम लगता है। ठीक है? और ज़रूरी है कि कितना आपको पैसा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े वो भी। कुछ उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में एक रिटायरी निवेशक कोका कोला या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के उच्च रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड को छोटी-छोटी इकाइयों में सीधे खरीदकर एक बॉन्ड लैडर बना सकता है, जिसकी मैच्योरिटी तिथियां अलग-अलग हों, जिससे आय का एक अनुमानित मासिक प्रवाह तैयार होता है। भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पर मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों का प्रभुत्व है। रिटेल इन्वेस्टर्स अधिकतर फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड पर निर्भर रहते हैं। यह उन्हें उच्च अनुमानित और कर कुशल निश्चित आय तक सीधे पहुंचने की क्षमता से वंचित करता है, जो एक जीवंत कॉर्पोरेट बॉन्ड पूंजी बाजार संरक्षण और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्रदान करता है। ठीक है? दूसरा उदाहरण, एक छोटा वैश्विक निवेशक आपातकालीन नकद की आवश्यकता होने पर तत्काल तरलता के लिए परिपक्वता से काफ़ी पहले ही एक्सचेंज पर कॉर्पोरेट बॉन्ड आसानी से बेच सकता है। दूसरी ओर भारतीय निवेशक की बात करी जाए, तो वो इन जैसे मैंने प्लेटफ़ॉर्म को दिखाया, इनमें से किसी प्लेटफ़ॉर्म को या और किसी प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके इन्वेस्ट तो कर देगा, लेकिन मान लीजिए कल उसको एकदम से पैसा निकालना पड़ जाए और ये इन्वेस्ट मान लीजिए बॉन्ड में उसने 4 साल के लिए किया या 3 साल के लिए किया या 2 साल के लिए किया है और उसको कल परसों पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और निकालना पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उसको इतनी जल्दी पैसा मिल पाएगा। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सुविधा भारतीय निवेशकों के पास नहीं है, वो है व्यापक खुदरा शॉर्ट सेलिंग
और उधार लेने की सुविधाएं। कई विकसित बाजारों में शॉर्ट सेलिंग खुदरा व्यापारियों के लिए एक सामान्य गतिविधि है, जो प्राइस डिस्कवरी, तरलता और हेजिंग के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करती है। भारतीय कैश मार्केट में खुदरा शॉर्ट सेलिंग की प्रभावी रूप से अनुमति नहीं है। हालांकि एक निवेशक इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग के रूप में उस स्टॉक को बेच सकता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन उसे उसी दिन के अंत तक अनिवार्य रूप से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के विपरीत एक मजबूत प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने वाला तंत्र के माध्यम से लंबी अवधि के लिए शॉर्ट सेलिंग की प्रथा मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों द्वारा उपयोग की जाती है, जो औसत खुदरा व्यापारियों के लिए आसानी से सुलभ या लागत प्रभावी नहीं है। है ना? तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के निवेशकों के लिए। अब इसमें देखिए, आपको मैं कुछ ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ क्या दिखाता है? ये ग्राफ ये दिखाता है कि जो डेली टर्न एवरेज डेली टर्नओवर है, ठीक है? एवरेज डेली टर्नओवर में आप अगर देखें तो ये उधार लेने एसएलबी जो सेगमेंट है, वो इंडिया के बाजार में केवल 0.74% है। केवल 0.74%। ये कुछ करीब 500-600 करोड़ रुपए हैं डेली के केवल। और पूरे भारत की अगर वैसे बात करी जाए, डेली कारोबार होता है 80,000 करोड़ का। ठीक है? तो 80,000 करोड़ में से 500-600 करोड़ केवल इसके लिए, तो कुछ भी नहीं है ये। यहीं पे अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें, तो ये ग्राफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिखाता है। तो इसमें आप देखो, जो भारत में 0.74% है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5.66% है ना? ये एसएलबी सेगमेंट जो है, तो ये भारत को भी बहुत आगे जाना है इसमें, कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आसान हो। ठीक है, एनएससी की साइट पे आप जाओगे, एनएससी, बीएससी पे फैसिलिटी मिलती है आपको एसएलबीएम की, लेकिन वो एसएलबीएम आप यूज़ करके देखो, उसमें ना तो कुछ खास समझ में आता है और ना वो कुछ खास फ़ायदेमंद रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक वैश्विक निवेशक का मानना है कि खराब प्रबंधन के कारण कोई विशिष्ट कंपनी ओवरप्राइस्ड है। वे आसानी से स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी कंपनी के खिलाफ दांव लगा सकते हैं, जिससे बाजार को महत्वपूर्ण प्राइस डिस्कवरी और तरलता मिलती है। वहीं भारतीय निवेशकों के लिए, हालांकि भारत में संस्थागत शॉर्ट सेलिंग मौजूद है, लेकिन व्यापक खुदरा शॉर्ट सेलिंग सीमित या जटिल है। भारतीय निवेशक मोटे तौर पर पहले खरीदे बाद में बेचे दृष्टिकोण पर ही सीमित हैं। यह उनकी लंबी अवधि के पोर्टफोलियो को हेज करने या ओवर वैल्यूड स्टॉक पर मंदी के विचारों से लाभ कमाने की क्षमता को सीमित करता है, जिससे उनकी दिशात्मक ट्रेडिंग रणनीतियां गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाती हैं। अब आप ये मान लीजिए, पिछले 1 साल में, जैसा मैंने पहले कहा था, रिटेलर्स ने कुछ खास नहीं कमाया क्योंकि मार्केट कुछ बढ़ा ही नहीं। लेकिन वहीं पे अगर ये शॉर्ट सेलिंग बहुत ईज़िली अवेलेबल होती, आसान होती करनी, ठीक है? डेली स्क्वायर ऑफ नहीं करना होता पोज़ीशंस को, तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, वो भी अच्छा खासा पैसा पिछले 1 साल में कमा चुके होते भारतीय शेयर बाज़ार से भी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगली सुविधा जो नहीं मौजूद है, वो है शेयरों का आंशिक स्वामित्व। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अधिकांश जो है आंशिक शेयर स्वामित्व जो है, वो अमेरिका और अन्य बाज़ारों में एक लोकप्रिय सुविधा है, जो निवेशकों को पूरे शेयर की बजाय एकल शेयर का एक हिस्सा खरीदने की या बेचने की अनुमति देते हैं। भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो पूरा ही शेयर खरीदना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको कुछ शेयर दिखाता हूँ। एमआरएफ है 1,58,000 का एक शेयर, पेज इंडस्ट्री 39,000 से ऊपर का एक शेयर, बॉश 39,000 से ऊपर का एक शेयर, ये यमुना सिंडिकेट 36,000 का एक शेयर, एलसिड 1,34,000 से ज़्यादा का एक शेयर, 3M करीब-करीब 36,000 रुपए का एक शेयर। तो अगर इसमें से कुछ किसी कंपनी का आपको शेयर खरीदना है एक रिटेल इन्वेस्टर को, तो उसका कम से कम इतना पैसा होना चाहिए एक शेयर खरीदने के लिए भी। वहीं पे अगर आंशिक स्वामित्व अलाउ होता, तो आप इसमें से पूरा एक शेयर की जगह आधा शेयर खरीद लेते, चौथाई शेयर, 1/10 शेयर कुछ भी खरीद सकते थे, जितना पैसा आपके पास होता। है ना? तो ये एक बहुत बड़ी वो है कि जिससे सुविधा भारतीय शेयर बाज़ार में जो है मिसिंग है निवेशकों के लिए। अगला देखते हैं। अगली जो सुविधा है वो है लंबी, यानी 24 घंटे की ट्रेडिंग अवधि। अब इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं
जो फॉरेक्स और कमोडिटीज़ जैसे उत्पादों में करते हैं, उसमें करीब-करीब 24 घंटे की ट्रेडिंग भी जो है वो अलाउ होती है। अगर आप भारतीय शेयर बाज़ार की बात करें, तो भारतीय शेयर बाज़ार सुबह सवा 9 बजे से दोपहर में साढ़े 3 बजे तक के लिए ही ट्रेडिंग जो है, वो अलाउड रहती है। ठीक है? एक ग्राफ से देखते हैं इसको। ये देखिए, इंडिया कहाँ पे है? ये रहा। इंडिया में 6 घंटे और 25 मिनट की ये ट्रेडिंग जो है वो करीब अलाउड रहती है, ठीक है ना? 6.25% की इसकी आवर्स की ट्रेडिंग अलाउड रहती है, 6.25 आवर्स की। अब ऐसे कुछ और भी चाइना और जापान में तो और कम-कम है, लेकिन आप यूरोपियन मार्केट देखिए, साढ़े 8 घंटे की ट्रेडिंग, ठीक है? अमेरिका में साढ़े 6 घंटे की है, लेकिन प्री और पोस्ट सेशन मिला दिया तो 16 घंटे अमेरिका के बाज़ार में ट्रेडिंग अवेलेबल है। तो भई मेरा मानना है कि ये चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए। भारत में अधिकतर लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने बिज़नेस पे जा रहे हैं, तो उनके पास दोपहर में जितनी देर म ये खुलता है शेयर बाज़ार, कुछ ट्रेड करने का टाइम ही नहीं होता। अगर शेयर बाज़ार सुबह 6 बजे खुल जाए और रात के 11 बजे तक चलता रहे, तो आप सोचिए कितने ज़्यादा लोग ढंग से ट्रेडिंग कर पाएँगे खुद, ठीक है? अभी तो क्या है, उनको अल्टीमेटली क्योंकि समय नहीं होता, तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज़ को देना पड़ता है, ठीक है? अगर ये नहीं नहीं हो, उनके पास जिस समय समय होता है, उस समय बाज़ार खुला तो हो सकता है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को जो पैसा देके उनको ब्रोकरेज देना पड़ता है, ईयरली उनको फीस देनी पड़ती है, वो ना देनी पड़े। और मान लीजिए भई अब रिलायंस में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो रिलायंस में तो मैं खुद भी कर सकता हूँ ना, लेकिन मेरे पास समय हो तब ना। जिस समय मेरे पास समय होता है, उस समय बाज़ार बंद रहता है, तो अल्टीमेटली मुझे जो है, एक एएमसी को या किसी म्यूचुअल फंड को पैसा देना पड़ता है और वो मेरे बिहाफ़ पे इन्वेस्ट करते हैं। कुछ उदाहरण और भी इसमें है, मान लीजिए कि किसी कंपनी ने रिज़ल्ट घोषित किया खत्म होने के बाद, आपके बाज़ार के घंटे खत्म होने के बाद, तो फिर आपको अगले दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है उस पे रिएक्ट करने के लिए, तब तक जो है गैप अप, गैप डाउन ओपन हो सकता है। एक और एग्ज़ाम्पल लीजिए, मान लीजिए अमेरिका के फेड ने रेपो रेट कम-ज़्यादा कुछ कर दिया, उसका असर आपको जो है अगले दिन गैप अप के थ्रू, गैप डाउन के थ्रू देखने को मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ अब हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो निवेशक हैं उनके पास है, लेकिन भारतीय निवेशकों के पास नहीं है। ठीक है? तो ये अगर सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएँ तो भारतीय निवेशक और अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो पूरे इसका निष्कर्ष ये है कि भारतीय बाज़ार में तेज़ी से आधुनिक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमियाँ भी दूर हो रही हैं। लेकिन ये अंतर उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं, जहाँ प्रमुख वैश्विक बाज़ार अधिक लचीलापन, उत्पाद की गहराई और सुलभता प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो निवेशक होते हैं उनके, वो ज़्यादा रिटर्न बना पाते हैं। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।